हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें आज हम करेंगे 2018 के पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन आंसर। 2019 का पेपर साइंस का हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सीडीपी के मॉक टेस्ट भी चैनल पे आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प है। यानी जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमें देखना है सबसे लंबा सर्प कौन सा है। सर्प तो चारों ही है पर सबसे लंबा बताना है हमें। पहला दिया हुआ वाइपर, दूसरा दिया हुआ एनाकोंडा, तीसरा दिया बोआ और चार पे दिया हुआ जालीदार अजगर। तो वाइपर होते हैं, इसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है लगभग 11 फीट के आसपास। एनाकोंडा की रहती है 17 फीट और जो बोआ होते हैं वो इन सब में सबसे छोटा 7 से 10 के आसपास उसकी क्या रहती है लंबाई, फीट में है ये। वाइपर की है 11 फीट, एनाकोंडा की 17 फीट और बोआ की है 7 से लेके 10 फीट तक। पर जो जालीदार अजगर होता है इसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है 19 फीट। कितनी रहती है? 19 फीट। तो क्या हुआ, यही सबसे लंबा जो दिए गए ऑप्शन उनमें से इसको जो है सबसे लंबा सरफ होने का क्या है, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसका जो बुक होती है जिसमें ये रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं उसमें इसका नाम दर्ज है। यानी सबसे लंबा सरफ कौन सा हो गया? जालीदार अजगर। इसकी लंबाई कितनी होगी? 19 फीट रहती है। तो क्या हो गया? 61 का आंसर हो गया 4 नंबर ऑप्शन। 62 क्या दिया हुआ है? विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि, यानी जो योग किया जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों किया जाता है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो योग जब हम करते हैं तो एक अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, हेल्दी होता है, ठीक है। और क्या होता है, इससे हमारा जो व्यायाम भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी होते हैं, भूख भी बढ़ती है। यानी इससे मोटी मोटी क्या बात समझ में आई कि योग करने से आदमी स्वस्थ रहता है। क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। ठीक है। तो पहले यह एक आसान व्यायाम है, दूसरा है ये लोगों को स्वस्थ रखते हैं, तीसरा ये भूख बढ़ाता है, चार है ये खुशियां लाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है सबसे ज्यादा? तो स्वस्थ में सब कुछ आ गया, यानी व्यायाम भी हो गया, एक्सरसाइज भी होगी, सब कुछ एक ही उसमें ऑप्शन में आ गया, स्वस्थ वाले में। तो कौन सा आ जाएगा? 62 में आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जो योग है वो लोगों को स्वस्थ रखता है इसलिए योग किया जाता है। ठीक है। कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, यानी हमें कोई प्रकार की हम बोलते हैं टेंशन होगी है, तो योग किया जाता है। यानी ध्यान रख, क्या होता है, ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए योग किया जाता है। तो योग क्या करता है? आदमी को स्वस्थ रखता है। तभी तो बोलते हैं योग करना जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 62 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 क्या दिया हुआ है? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था वो हमें बताना है। तो चेचक क्या है? एक बीमारी है, तो इसके लिए कोई टीके का आविष्कार किया गया और वो किसके द्वारा किया गया वो हमें बताना है। तो चेचक के जो टीका है उसका आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63 में हो जाएगा हमारा 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? परिरक्षक यानी जो रक्षा करता है। परिरक्षक क्या हो गया? जो हमारी रक्षा करता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा ऐसा है जो एक परिरक्षक के रूप में भूमिका निभाता है? कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें आएगा सोडियम बेंजोइट। किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम जो बेंजोइट है इसको परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। जो सब्जियां वगैरह स्टोर की जाती है, फ्रूट वगैरह, उसके ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक चले, खराब न हो। इसलिए सोडियम बेंजोइट क्या है? एक परिरक्षक के रूप में भूमिका निभाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यीस्ट का उपयोग ब्लैंक के उत्पादन में किया जाता है। जो यीस्ट है उसका उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है वो हमें बताना है। तो यीस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है और किस प्रकार का कवक है ये। ठीक है। तो ये क्या करता है? एल्कोहल के उत्पादन में अपनी भूमिका निभाता है। यानी जो एल्कोहल का निर्माण किया जाता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका?
यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो किसमें आ गया? एल्कोहल में आ गया। दूध से तो दही बनता है, उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग करता है। चीनी तो हो गया साधारण नमक, इनमें किसी प्रकार का कोई जीवाणु नहीं होता। पर जो अल्कोहल है उसमें कवक ईस्ट का उपयोग किया जाता है उसके निर्माण में, यानी चीनी से जो अल्कोहल बनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 65 का आ जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपात, एटीपी समानुपात, राइबोसोम अनुपात, यहाँ पे देखने क्या आएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा शक्ति ग्रह, यानी बोलते हैं कोशिका शक्ति ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी क्या है? एडेनोसिन क्या होता है? इससे क्या, ये प्रोटीन का जिसके रूप में हमें ऊर्जा संचित होती है हमारे शरीर में, एटीपी वो है। क्या हो गया? एटीपी क्या है? जिसमें जिस रूप में हमें ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होती है? सुरक्षित होती है, जिससे जिस रूप में ऊर्जा हम अपने शरीर में क्या करते हैं? संचित करते हैं, वो क्या है? एटीपी है। इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो क्या होती है? एडोसिन ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट रहती है। अब आ गया राइबोसोम। तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। पर एटीपी है, एटीपी किससे संबंधित होगा वो हमें बताना है। तो एटीपी एक प्रोटीन का क्या है? रूप हो गया, ठीक है। विटामिन और वसा और कार्बोहाइड्रेट इनसे ऊर्जा मिलती है, पर जो एटीपी है, जो प्रोटीन है, वो ही एक एटीपी का रूप है, ठीक है। तो प्रोटीन में क्या आ जाएगा? सीधा ही हमें क्या मिल जाएगी? एटीपी मिल जाएगी। पर जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनसे क्या होता है? पहले इनको हम ग्रहण करते हैं, फिर ये पाचित होती है, फिर बाद में ये एटीपी का रूप ग्रहण, परंतु प्रोटीन के अंदर ही एटीपी है, तो ये इससे सीधा संबंधित हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 66 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 67 क्या दिया हुआ है? 67 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि एक सरल दोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। तो यानी उसकी आवर्ती दी हुई, यानी 1 सेकंड में दिया हुआ है वो कितने दोलन करता है? 2 करता है। हर्ट्ज उसकी क्या है? यूनिट है, यानी मापते किसमें? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। तो क्या है? 1 सेकंड में कितने दोलन कर रहा है? वो 2 कर रहा है। ये दिया हुआ है हमें कि आवर्ती कितनी है? 2 हर्ट्ज है। अब हमें बताना है कि 16 सेकंड में कितना करेगा। 1 सेकंड में हमें पता है 2 करता है, तो 16 में करने के लिए क्या करेंगे? 16 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। कितना आ जाएगा? 32 दोलन करेगा 60 सेकंड में, ठीक है। अगर ऐसे आवर्तकाल पूछा जाता तो आवर्तकाल क्या रहता? हमारा आवर्तकाल होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी, यानी 1 बाई 2 करते तो क्या आ जाता हमारा? आवर्तकाल आ जाता 0.5, ये आवर्तकाल आ जाता, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा है 16 सेकंड में दोलनों की संख्या, तो क्या आ जाएगी? 32 आ जाएगी। 67 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 क्या दिया हुआ है? 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? वो हमें बताना है। यानी कौन सी ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है, ठीक है। पहली है सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता या एल्यूमिनियम, चारों में से हमें बताना है। जो सोडियम है वो क्या होता है? O2 के संपर्क में आते ही जलने लग जाती है, यानी सोडियम Na है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं और ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है? जल उठती है। इसको रखने के लिए हमें अलग माध्यम की जरूरत पड़ती है। 68 में आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस का उपयोग ब्लेंड के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम Mg हो गया, हाइड्रोक्साइड OH हो गया। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, का उपयोग ब्लेंड के रूप में किया जाता है, यानी हमारे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या अम्लीय माध्यम
की जरूरत पड़ती है पाचित होने के लिए। तो हमारी बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, HCl स्रावित किया जाता है। ठीक है, HCl स्रावित किया जाता है। HCl क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी अम्ल हो गया। तो अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, HCl की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, उसके उपचार के लिए क्या करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये अम्ल हो गया, ये अम्ल के अपोजिट हो गया, तो क्या हो गया, प्रति अम्ल के रूप में भूमिका निभाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो 69 का कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि प्रति अम्ल के रूप में भूमिका निभाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए, तो क्या करते हैं, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो नीचे जो चार दिए हुए हैं उनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो जलते टाइम पॉप की आवाज करती है। पहली है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, जलने के लिए आवश्यक है। हाइड्रोजन, तीसरी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चार पे दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन तो क्या है, जलाने में सहायक है। ठीक है, पर जो हाइड्रोजन गैस है H2, H2 जो है वो जैसे ही O2 के संपर्क में आती है तो क्या करती है, जलते टाइम पोप की आवाज करती है। यानी अगर H2 O2 के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, कौन सी ध्वनि निकलेगी, पोप की ध्वनि निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि जैसे ही ये क्या हुआ, किसके संपर्क में आई है ये, O2 के संपर्क, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन के जैसे ही संपर्क में आएगी H2 गैस, तो कौन सी ध्वनि निकलेगी, पोप की ध्वनि निकलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसमें 70 में आ गया हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट, हाइड्रोजन गैस ऐसी है जो जलते टाइम पोप की ध्वनि करती है। 71 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल का या के उदाहरण है। पहला दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है पेशीय बल, तीसरा है चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी द्वारा क्या, पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है कि वो अपने ओर खींचती है वस्तु को, बाहर नहीं जाने देती। जब वो सीमा से पार हो जाता है तब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, यानी एक सीमा तक है तो संपर्क से संबंधित है, तो असंपर्क तो नहीं है। पेशीय बल क्या होगा, जो हमारी पेशियों में लगता है, तो ये भी एक दूसरे के टच में है तभी है। अगर दूर हो जाएंगे तो क्या लगाएंगे एक दूसरे पे, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। पर जो चुंबकीय बल है वो क्या है, एक असंपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि दो चुंबक है उनके अंदर बल है, संपर्क की जरूरत नहीं है उनको, संपर्क में है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित आकर्षित उस प्रकार। पर वैसे भी तो उनके अंदर बल है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उनसे, तो ये क्या है, एक असंपर्क बल का उदाहरण है। तो 71 में आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे तो ये सारे ही क्या है, असंपर्क बल है, पर इस क्वेश्चन के मतलब देखा जाए तो चुंबकीय बल में आ जाए, चुंबकीय बल असंपर्क बल है, पेशीय बल और गुरुत्वाकर्षण ये तीनों ही है। तो अगर इसमें ये है, तीनों बल दिए हुए हैं तो इसमें तीनों राइट आएगा, पर अगर इनमें से कोई और दिया हो तो अलग बात है। पर इसमें क्या आएगा, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल और चुंबकीय बल तीनों ही क्या है, असंपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, 72 क्या दिया हुआ है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यानी मधुमेह जो रोग है कौन से हार्मोन द्वारा नियंत्रित हो। पहला दिया थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाए। एड्रेनलिन, एड्रेनल ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन जो हार्मोन है वो ही है जो मधुमेह रोग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो हार्मोन है अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है, वो क्या करता है, मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। तो क्या हो जाएगा, 72 में 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है।
4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से देखना है कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन मोम और बिटुमेन। बिटुमेन क्या है, आजकल जो सड़क बनाने में पहले कोल तार का उपयोग किया जाता, पर आजकल क्या किया जाता है, बिटुमेन का उपयोग है। तो ये किसका उत्पाद है, पेट्रोलियम का उत्पाद है बिटुमेन। तो पैराफिन मोम भी है और मिट्टी का तेल भी है पेट्रोलियम का। पर जो सीएनजी दी हुई है वो क्या है, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये प्राकृतिक गैस का क्या है, उत्पाद है, न कि पेट्रोलियम का। तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 73 में। 74 क्या दिया हुआ है, रेड डाटा बुक। कि जो ये रेड डाटा बुक है ये क्या है, किसका रिकॉर्ड रखती है, वो हमें बताना है। तो रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक में उन प्रजातियों के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है जो संकट ग्रस्त है, यानी जिनकी जो संख्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। संकट पर प्रजातियों की जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसमें रखा जाता है, हाँ, इसमें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और कब प्रकाशित हुई थी ये, 1972 में प्रकाशित हुई थी रेड डाटा बुक। ठीक है, इसमें उन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो संकटग्रस्त है, यानी उनको खतरा है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही, विलुप्त हो चुकी है उनका नहीं, जो विलुप्त होने वाली है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा 74 में। 75 क्या दिया हुआ है, 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, जूते के जो सोल है वो असमतल क्यों किए जाते हैं। यानी जो जूते के जो सोल होते हैं उनको आपको पता है खुरदुरे से बनाए जाते हैं, जैसे ही वो स्लिप चिकनी होगी वैसे स्लिप होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या बनाए जाते हैं, जूते के सोल असमतल बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं उसका कारण हमें बताना है। तो पहला दिया जूते को और मजबूती देने के लिए, दूसरा दिया जड़त्व घटाने के लिए, तीसरा दिया जड़त्व बढ़ाने के लिए, 4 पे दिया जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व होता है यानी जो वस्तु जैसी स्थिति में वो वैसा ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गतिमान रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर सिर्फ स्थिर स्थिति में है तो वो वैसे ही रहना चाहती है, तो वो है हमारा जड़त्व। तो जो जूते की सोल है वो जड़त्व बढ़ाने के लिए असमतल बनाए जाते हैं, यानी अगर हम चल रहे हैं तो हमें चलने में आसानी हो, अगर हम वहां पे रुक गए हैं तो हम रुके रहे, यानी स्लिप ना हो हमारा जो जूता है वो, हम गिरे नहीं, हम जैसी स्थिति में है वैसी ही स्थिति में रहे। तो इसलिए जो जूते के जो सोल है वो असमतल बनाए जाते हैं। 75 का आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 76 क्या दिया हुआ है, 76 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। यानी सारिका ने क्या लिया, आसूत जल लिए। आसूत जल कौन सा होता है, डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, उसको एक बोतल में भरा है और जानने की कोशिश की है कि वह विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, विद्युत का सुचालक है, यह एक विद्युत रोधी है। 3 दिया है विद्युत का कमजोर चालक है। 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए। तो जो आसूत जल होता है वो विद्युत का कमजोर चालक या कुचालक कह सकते हैं हम इसको। पर जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक क्यों होता है, क्योंकि जल में मिलावट होती है, तो जो उसमें मिलावट है वो क्या करते हैं, आयनित कर देते हैं जल को। आयनित हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रवाह हो सकती है, तो इसलिए जल को सुचालक माना जाता है। पर जो आशुद्ध जल है, शुद्ध जो जल है वो विद्युत का कमजोर चालक या कुचालक होता है। तो ये राइका को क्या मिला है, रिजल्ट मिला है इस बात से। तो 76 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 77 क्या दिया हुआ है, 77 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो हमें बताना है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा,
दूसरा है किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा। तीसरा है सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। चार पे है ये विद्युत परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाते हैं। तो ये बात सही है, आपको पता है हम बोलते हैं कि फ्यूज उड़ गया कब होता है, धारा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एक सीमा निश्चित की जाती है, उस सीमा से ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। इससे जो हमारी वायरिंग वगैरह की होती है वो सुरक्षित रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। तो फ्यूज लगाए जाते हैं और फ्यूज कब उड़ते हैं, जब विद्युत धारा की मात्रा क्या हो जाती है, अलग ज्यादा हो जाती है सुरक्षित सीमा से। तो दूसरा क्या दिया, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए एक सीमा निर्धारित की जाती है तो वो उच्चतम सीमा होगी, यानी जो सुरक्षित सीमा है उसमें विद्युत धारा अधिकतम सीमा तक रहेगी। तो यही ऑप्शन क्या है, 77 में कौन सा आएगा, ये ऑप्शन तो सही हो गया क्योंकि एक सीमा निर्धारित की है तभी तो वो सुरक्षित है, वो तो अधिकतम है उस चीज की मात्रा। तो ये जो दो तीन चार दिए हुए तीनों ही ऑप्शन सही है, पर जो पहला क्या दिया है कि सुरक्षित जो प्रभावित धारा हो रही है उसमें न्यूनतम सीमा होती है धारा की, नहीं अधिकतम सीमा होती है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है, गलत ही हमें बताना था। 77 का हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। 78 क्या दिया हुआ है, 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, ठीक है। तो चक्रवात सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं, समुद्र के किनारे वाले जो एरिया है वहां पे आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, पूरी जो है वो चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो 78 में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 क्या दिया हुआ है, 79 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि, पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती है क्यों बदलती है उसका कारण हमें बताना है। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। और अपनी क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है, सीधी खड़ी नहीं है ऐसे, वो थोड़ी झुकी हुई है और वो झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री है, ठीक है। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उससे क्या बनते हैं, जो हमारा ईयर है, ठीक है, ऋतुएं, वो सब किससे बनती है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, अपने जब अक्ष पे घूमती है पृथ्वी उससे दिन और रात बनते हैं। और जो मेन कारण है ऋतुएं बनने का वो क्या है, पृथ्वी का झुकाव, अपने तल से पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पर, वही कारण है ऋतुएं बदलने का, यानी कभी गर्मी है कभी सर्दी है कभी बसंत आई है। तो इसका जो मुख्य कारण है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुका हुआ होना। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के लंबवत है, तो ये तो नहीं है, ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है, हाँ ये बात सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा तल के समांतर है, तो समांतर भी नहीं है लंबवत नहीं है, वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 79 का 2 नंबर ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, जो वृक्ष वितान है, यानी स्तंभ ए दिया हुआ और स्तंभ बी दिया हुआ है, इनका मिलान करना है। तो वृक्ष वितान क्या होती है, जो पेड़ की शाखाएं हैं, बड़ा सा पेड़ होता है उसके ऊपर जो शाखाओं जो घना ग्रीन ग्रीन सा, जैसे ये पेड़ है इसके ऊपर ऐसे वाला ये पार्ट जो रहता है ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं वृक्ष वितान, यानी बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो ये मिल गया हमारा, इससे चार थे वृक्ष वितान। अब आता है कौन सा हमारा, अब आएगा अपघटक। अपघटक क्या है, अपघटक क्या होता है, अपघटक है सूक्ष्म जीव, ठीक है। और ह्यूमस के पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, यानी जो मिट्टी में दब जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो ह्यूमस का रूप ले लेते हैं, और उनको ह्यूमस में कौन बदलता है, ये अपघटक बदलते हैं, सूक्ष्म जो जीव है। और साही क्या है, एक जंगली जंतु है, साही क्या है, एक जंगली जंतु है। तो क्या हो गया, वृक्ष वितान मिल गया बड़े पेड़ के वृक्ष की शाखाओं से, यानी ए मिल गया 4 से, जो अपघटक है वो सूक्ष्म जीव 3 से मिल गया 2, और ह्यूमस मिल गया 1 से, साही मिल गया जंगली जंतु से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 1 का 4 दिया हुआ है सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन में, 3 भी है 1 भी है और 2 भी, तो ये इसमें
राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 80 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 81 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, वो हमें बताना है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? यह लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो जो रचनात्मक आकलन है वो क्या होता है? हमारा जो एफए होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, वो एक प्रकार से रचनात्मक आकलन, यानी इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों की कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और बाद में उनका निदान करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक निदानात्मक हो गया। क्या हो गया? यानी हमें कमर पता चला कि कहाँ बच्चे की कमजोरी है, कहाँ बच्चा गलत है, कहाँ उसको सही करने की कोशिश करते हैं, उसकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं इस प्रकार के आकलन में, और फिर उनको सुधारेंगे हम। तो क्या हो गया? ये एक निदानात्मक आकलन, यानी कमजोरियों का पता लगाया जाता है इसमें, इसलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम सुधार कर देंगे तो बच्चे का जो आकलन है, हमें पता चल गया कि हमने क्या किया बच्चे का, देखिए कि कहाँ उसको समस्या है, उसको सुधार दिया तो बच्चा आगे अपने आप ही उसकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? एक निदानात्मक है जो रचनात्मक आकलन हमारा। 81 का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 82 क्या दिया हुआ है? 82 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सर्जन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए? तो विज्ञान मेले में क्या होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट रखेंगे या विद्यार्थियों द्वारा जो कुछ बनाया जाता है कुछ, तो उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है विज्ञान मेले में। हाँ, एक प्रकार से क्या कर रहे हैं हम, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी उसको बढ़ावा दे रहे हैं, यानी जो उसका निर्माण करने की जो कौशल है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। और बच्चा क्या इसमें जानेगा, प्रयोग करेगा कि मुझे ऐसा करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? शिक्षार्थियों में विज्ञान सर्जन और प्रयोग करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। तो 82 में आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 83 क्या दिया हुआ है? 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधि विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? यानी जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है एक शिक्षक होने के हिसाब से, वो हमें बताना है। पहला है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। दूसरा है अवधारणा के शिक्षण हेतु तकनीकों का प्रयोग दिखाना। तीसरा है शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। 4 है अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो कौन सा आपको लग रहा है जो सही होना चाहिए इसमें? तो पहले में शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करना। अवधारणा को स्पष्ट करेगा यानी टीचर इसमें सक्रिय हो गया, बच्चा सिर्फ सुन रहा है उस चीज को या देख रहा है। क्या हो गया? बच्चे की जो क्रियाशीलता है वो 0 है और टीचर क्रियाशील है इसमें। हमें बच्चे को क्रियाशील रखना है, तो ये वाली बात तो नहीं। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग करना, तो प्रयोग करेगा वो भी टीचर करेगा। इसमें भी ये बात भी, इसमें भी टीचर सक्रिय हो गया। तीसरा क्या गया? शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। परियोजनाएं देना तो इससे क्या हो गया? इसमें टीचर का कोई रोल नहीं रहा, तो ये बात वैसे गलत हो गई। 4 पे क्या दिया? अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से करवाना, यानी अवधारणा क्या कर रहा है? टीचर बता रहे हैं उनको, और उनसे पर आधारित जो गतिविधि है वो बच्चों से करवा रहे हैं, यानी दोनों उसमें क्या है? क्रियाशील है। टीचर उनकी हेल्प कर रहा है और बच्चे खुद से करके देख रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते ये सबसे उपयुक्त विद्या हो जाएगी। 83 का क्या आ जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 क्या दिया हुआ है? 84 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? यानी अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हमें बताना है। अच्छी विज्ञान शिक्षा वो है जो बच्चे के जीवन में उपयोगी हो, यानी बच्चे को जब जरूरत पड़े बच्चा उस चीज का उपयोग कर सके, उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो, ऐसी शिक्षा
अच्छी विज्ञान शिक्षा है। पहला विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। दूसरा है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। तीसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए। चार है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, यानी आसान वाला रास्ता अपनाना। तो आसान नहीं, बच्चे को जितना ज्यादा हो क्रियाशील रखना है। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा इसमें। 84 में चांद तो नहीं है। तीसरा क्या, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने प्रक्रियाओं में सीखने लायक बनाना, यानी क्या है, सिर्फ सीखना है और उस लायक बनाना वो है, जीवन से संबंधित नहीं करना है। दूसरा है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त व्यस्त नहीं रखना है, हमें उस चीज को बच्चे को सिखाना है, समझाना है, ताकि बच्चा जब जरूरत पड़े उस चीज का उपयोग कर सके। पहला है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करना। हाँ, ऐसी शिक्षा देनी है कि आज बच्चा उस चीज को सीख रहा है, जैसे ही उस चीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है या कोई कार्य आता है, तो बच्चा उस चीज का इस्तेमाल करके उसको संपन्न करे। तो दुनिया में प्रवेश ही करवा रहे हैं ऐसे करके, यानी कोई कार्य अगर ऐसा आता है तो बच्चा उस चीज का उपयोग करके उस कार्य को संपन्न कर सके, ऐसी शिक्षा हमें देनी है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 84 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 क्या दिया हुआ है, 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। पहला है खुला मस्तिष्क, दूसरा है अधिक सीखने की उत्सुकता, तीसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, चार है कठिन कार्य। नहीं बताना है, ये बात भी आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या बताना है हमें। तो 85 में हमें नहीं बताना है। खुला मस्तिष्क यानी खुला रखे, जो दिमाग है उसको खुला रखे हमें सोचना है। अधिक सीखने की उत्सुकता यानी जिज्ञासा तो होनी चाहिए। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, यानी उसी चीज से संबंधित होनी चाहिए, जो समस्या है जो हमें दिए है वो उसी कार्य से संबंधित हो। ये तीनों तो ठीक है, पर जो कठिन कार्य है ये क्या है, उसके कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं। ठीक है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 86 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विद्या होगी। तो हरी टीचर हो गया, कक्षा 6 को क्या पढ़ा रहा है, घूर्णन गति। घूर्णन गति के बारे में बताना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या करे, वो कोई चर्चा करे, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाए, उदाहरण दे या प्रदर्शन करे, कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा ताकि बच्चे उस चीज को क्या करके हमेशा के लिए याद रख सके, समझ सके, स्पष्ट कर सके। तो उस घूर्णन से संबंधित अगर वो उनसे कोई गतिविधि करवाएगा, बच्चों से करवाएगा, तो क्या होगा, बच्चा उस चीज को क्या करेगा, खुद से करेगा, तो वो चीज उसको ज्यादा समझ में आएगी। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 86 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 87 क्या दिया हुआ है, 87 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, विज्ञान अधिगम का लर्निंग। ठीक है, साइंस लर्निंग का कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें बताना है। पहला है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। चार है अपने सहपाठियों को विज्ञान ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है वो हमें बताना है विज्ञान शिक्षण के माध्यम से। तो एक अध्ययनकर्ता होने के नाते आप में ईमानदारी होनी चाहिए, यानी मैंने क्या किया वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बताओ कुछ और करो कुछ। अखंडता होनी चाहिए और सहयोग के मूल्य होना चाहिए, यानी एक दूसरे की सहायता करने, ऐसा भी आप में होना चाहिए कि जब दूसरे को आपकी सहायता की जरूरत हो तो आप उसकी सहायता करो। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 87 का 3 नंबर। 88 क्या दिया हुआ है, 88 नंबर क्वेश्चन है। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है, यानी कंटिन्यूस, जो हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन है, वो क्या है, विज्ञान में किस प्रकार जरूरी है, किस प्रकार क्या अर्थ है उसका, वो हमें बताना है। अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में। दूसरा है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा के रूप में। तीसरा है अधिगम के आकलन, सामान्य गतिविधि और अभ्यास। चार है विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो कौन सा आएगा इसमें, इसमें आएगा अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। इस प्रकार ये है
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विज्ञान के संदर्भ में परिभाषा। यानी कितना हमने करवाया बच्चे को, क्या गतिविधि करवाई और उसका कैसे हमने अभ्यास करा उसको जाना। वो हो जाएगा हमारा इसमें 83 में आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 89 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। यानी जो विधियां दी हुई है हमें, ठीक है, उसमें से जो समस्या समाधान विधि है उसका चरण नहीं है वो हमें बताना है। स्थिति की कल्पना करना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन करना। तो कौन सा इसका चरण नहीं, अवलोकन क्या है, अवलोकन विधि का होगा, नहीं कि एक समस्या समाधान विधि का। समस्या में क्या होगा, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करेंगे, ठीक है, फिर सोचेंगे कि कैसे इस चीज को सोल्व करें, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ के फिर उसके अलग अलग हिस्से की जान पहचान करेंगे, समझेंगे, उस चीज को स्पष्ट करेंगे। यानी क्या करेंगे, करेंगे करेंगे फिर उस चीज का संश्लेषण करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये तीनों क्या है, इसके चरण है, पर जो अवलोकन है वो इसका चरण नहीं है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 89 का 4 नंबर ऑप्शन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। अनुरूपता यानी उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप यानी समान हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया, समानताओं का चित्रण, दूसरा है अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना और 4 पे दिया हुआ है उपयोग करना। तो कौन सा इसके समान है वो हमें बताना है, यानी इस विधि का चरण कौन सा हो सकता है। तो अनुरूपता उसी के अनुरूप, तो समान भी हो गया। तो क्या है, अनुरूपता और समान एक दूसरे से संबंधित है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें, जो समानताओं का जो चित्रण है वो इस विधि का एक चरण है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इस प्रकार कर लिए हमने साइंस के 30 क्वेश्चन आंसर डिटेल से डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।